हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। आप लोगों का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका जो भी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका एक अच्छा सा कमेंट, एक अच्छा सा लाइक और अच्छा सा प्यार मिल रहा है। इसी को देखते हुए हम थोड़ा सा और उत्साहित हो जाते हैं वीडियो को लेकर के कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला हो वो और भी बेहतर हो। यही आशा और यही विश्वास हम आपसे रखते हैं कि जो भी वीडियो दिया जा रहा है, कृपया वीडियो को कमेंट और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। और इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के कारण ही आपका जो 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसमें आप बेहतर करेंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, जो भी वीडियो अब दिया जा रहा है आपको पता होगा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का है और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के अंतर्गत ही हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी के माध्यम से ही आपकी तैयारी कराई जा सके, क्योंकि जो भी आपका टाइम बचा है 1-2-3 महीने, सब इस टाइम का उपयोग करें और प्रयोग करके अच्छे से आप कम से कम 8 से 10 घंटा रेगुलर मेहनत कीजिए और मेहनत करने के बाद ही आप देखिएगा कि आपका जो परीक्षा परिणाम होगा वो सबसे बेहतर होने वाला है। ठीक है, इसलिए लगे रहिए, बिल्कुल निराश और हताश मत होइए। जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आप रेगुलर वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए ताकि बार बार जब होता क्या है कि जब हम अनसॉल्व क्वेश्चन कराएंगे तो कुछ क्वेश्चन हर सेट में मिलते जाते हैं। ठीक है, हर वीडियो में आपको कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स मिलेंगे जो लगभग हर वीडियो में हो सकता है कि आपको मिले। तो वो बार बार जब टॉपिक आएगा ना, बार बार वीडियो को देखेंगे आप, तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक नेक्स्ट बार जब आप देखेंगे तो वो रट जाता है थोड़ा, उसके कॉन्सेप्ट, उसके कुछ फैक्ट जो होते हैं वो माइंड में क्या होते हैं दोस्तों, रट जाते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को बराबर देखते रहिए, हो सके तो नोट्स जो बनाए उसको भी पढ़ते रहिए। अगर नोट्स नहीं बनाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कराते हैं उसको भी आप नोट कर सकते हो, कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, तो जो आंसर सेट हमारा चल रहा था उसी का ये लगभग अंतिम वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि एक अनसॉल्व्ड सेट का क्वेश्चन सिर्फ 25 मिनट के वीडियो में नहीं खत्म हो सकता है, इसलिए उसको कई पार्ट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दिया है दोस्तों कि निम्न में से 2 पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, निम्न में से 2 पर टिप्पणी लिखिए। जैसे क्वेश्चन में दिया है तप्तस्थल, प्लाज्मिड और ऊतक संवर्धन। ठीक है, क्या है, तप्तस्थल, प्लाज्मिड, ऊतक संवर्धन, 3 यहाँ पर आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों पर टिप्पणी लिखना है, लेकिन तीनों में से कह रहा है सिर्फ 2 पर लिखिए। तो 2 आप चाहे तप्तस्थल प्लाज्मिड चुन लीजिए, चाहे तप्तस्थल ऊतक संवर्धन चुनिए, चाहे प्लाज्मिड ऊतक संवर्धन चुनिए, इनमें से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से आप आंसर देंगे। तो हम इसमें तप्तस्थल ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी पॉसिबल कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि हॉट स्पॉट क्या है, तप्तस्थल क्या है। दोस्तों, इसको भी मैंने आपको वीडियो में दिया होगा, वीडियो में मैंने इसे पढ़ाया भी है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था बृहस्पति या शुक्रवार वाले वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार फिर से कि हॉट स्पॉट क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हॉट स्पॉट का आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला, पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह क्षेत्र जहाँ पर जीवों की जातियों की समृद्धि अधिक से अधिक हो सके तथा जहाँ किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, उसे हम तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है, तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट कहते हैं, तप्त स्थल का मतलब, तो हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, और यह कुल भूभाग का ठीक है, पूरे संसार की बात कर रहा है। ठीक है, संसार के कुल भूभाग का
लगभग 2% क्षेत्र होता है। ठीक है, कितना होता है? लगभग 2% क्षेत्र होता है। मतलब क्या है कि तप्त स्थल क्या है? एक प्रकार का स्थल है, ऐसा क्षेत्र है, स्थल है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह क्षेत्र, वह स्थल जहां पर जीवों की जातियों की क्या हो? समृद्धि अधिक से अधिक हो सके। ठीक है, जीवों की जातियों की क्या हो? समृद्धि हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उनका विकास हो सके। ठीक है, तो और जहां किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तप्त स्थल अर्थात हॉट स्पॉट कहते हैं। और यह कुल भूभाग का जो है, पूरे संसार की बात करें, जैसे पूरा वर्ल्ड है, यह 100% एरिया है, जिसका 2% जो भाग है, इतने में ही क्या है? संसार के सभी हॉट स्पॉट क्या किए गए हैं? बनाए गए, डेवलप किए गए, पाए गए हैं। तो इसलिए यह संसार के कुल भूभाग का लगभग 2% क्षेत्र होता है। कितना प्रतिशत क्षेत्र होता है? 2% क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब कुल संसार की बात करेगा। ठीक है, कुल संसार में 34 हॉट स्पॉट पाए गए हैं। ठीक है, पाए गए हैं, जिनमें से भारत में 3 हॉट स्पॉट उपस्थित हैं। ठीक है, जिसमें पहला है इंडो बर्मा, दूसरा आपका है हिमालय, और तीसरा आपका जो है इंडो बर्मा, हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका। ठीक है, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, ये आपका क्या है? 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि क्या है? हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं भारत में। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं दूसरे पर टिप्पणी लिखने। तो आइए देखते हैं हम दूसरा जो लिखना था। इससे बड़ा 3 ऑप्शन दिए थे, प्लाज्मिड, हॉट स्पॉट, ऊतक संवर्धन। 2 ही करना था, तो एक को हम हटा दे रहे हैं, ऊतक संवर्धन को। ऊतक संवर्धन भी मैं आपको बता देता, लेकिन चूंकि आउट ऑफ सिलेबस में है और 2 ही पूछ रहा है, इसलिए हम 2 की ही चर्चा करेंगे जो इस बार सिलेबस में। ठीक है, तो हॉट स्पॉट भी सिलेबस में है और प्लाज्मिड भी सिलेबस में। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका ये प्लाज्मिड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए क्वेश्चन है, और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये टिप्पणी के रूप में ही पूछा जाता है। और मैंने इसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया है और इसे बताया भी है, तो आप देखे भी होंगे। अगर आपको याद होगा तो आप समझ गए होंगे, और अगर भूल गए, नहीं याद है, तो आइए हम उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। ठीक है, कि प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक, तो प्लाज्मिड लिखते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि पृथ्वी पर एक कोश की प्राणी भी होते हैं और बहुकोश की प्राणी भी होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो जैसे एक कोश की जीव जो होते हैं, उन्हें हम सिंपल आँख, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के ऐसे साधारण आँखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि साधारण आँख में हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम उन्हें देख सकें। ठीक है, जैसे अभी कोरोना का दौर है, तो क्या कोरोना का जो वायरस है वो भी तो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव है, एक कोश की है। इसी प्रकार से हमको कहा जाता है कि खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में एक कोश की जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो लगे रहते हैं और वो भोजन के माध्यम से हमारे पेट में जाके रोग फैलाते हैं। तो ये जो एक कोश की जीवाणु है ना, तो कुछ इसकी संरचना कैप्सूल जैसी होती है। कैसे होती है? कुछ कैप्सूल जैसी इस तरह से होती है। ठीक है, कुछ कैप्सूल जैसी कुछ इस तरह से होती है ऐसी, और यहीं पर ऐसे, ठीक है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, ये गमन करने का काम आता है। और इसी के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो इसका आनुवांशिक पदार्थ है, ये क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए। ठीक है, तो ये जो कोशिका में डीएनए है, धागे नुमा है, रेशा नुमा, इसी जीवाणु में इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे गोलाकार, वृत्ताकार, ठीक है, डीएनए जगह जगह क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो इस वृत्ताकार, ठीक है, इस वृत्ताकार डीएनए जो है, इसी को डीएनए को ना प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
प्लाज्मिड कहा जाता है। इस वृत्ताकार डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, तो अब सिंपल सी बात है कि प्लाज्मिड कहाँ पाया जा रहा है? जीवाणु कोशिका में। ठीक है, या जीवाणु के केंद्रकाभ में पाया जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर में। तो ऐसी स्थिति में ये किस तरह से है? हम लोगों का जो डीएनए होता है, जो अन्य बहुकोशिकीय प्राणियों का डीएनए होता है, वो धागे नुमा कुछ इस तरह से सर्पिलाकार होता है। मैंने आपको बताया था वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अनुसार, सीढ़ी नुमा या सर्पिलाकार इस तरह होता है। लेकिन जीवाणुओं में देखा गया है कि एक स्पेशल टाइप का वृत्ताकार गोलाकार क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप। ठीक है, और लगभग कम से कम 1 से लेकर के 100 तक, किसी किसी जीवाणु में 10, 20, 50, 100 ऐसे टोटल 1 से लेकर के 100 तक के क्या होते हैं? वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। इसी वृत्ताकार डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। और इस प्लाज्मिड का उपयोग, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी या जीनी इंजीनियरिंग में क्या होता है? किया जाता है। ठीक है, तो अब इसे लिखने कैसे, आइए देखते हैं कैसे लिखा जाए। ठीक है, इंगे कि जीवाणु कोशिका में, जीवाणु कोशिका में प्रायः आनुवांशिक पदार्थ, प्रायः आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के अतिरिक्त, डीएनए के अतिरिक्त एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है, लगभग 1 से 100, ठीक है, अधिक की संख्या में वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। इसी वृत्ताकार डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मिड, ठीक है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। जीवाणु कोशिका में प्रायः, जैसे जीवाणु कोशिका है, इसी के अंदर आप देख रहे हो कि ये गोलाकार 100, लगभग 100 की संख्या में, 50 की संख्या में क्या होते हैं? गोलाकार वृत्ताकार क्या है? 1 से अधिक डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं वृत्ताकार डीएनए को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ कि प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यह जो होता है साधारण डीएनए की बात करें, ठीक है, यह जीवाणु के सामान्य डीएनए की अपेक्षा, ठीक है, 1000 गुना छोटा होता है। क्या होता है? 1000 गुना छोटा होता है। समझ में आई बात नहीं? 1000 गुना क्या होता है? छोटा होता है। मतलब कि जो वृत्ताकार डीएनए है ये छोटा होता है, इसके अंदर जो ये वाला डीएनए 1000 गुना क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? प्लाज्मिड हो गया। अब हम चलते हैं इसके कार्यों के बारे में पढ़ने। ठीक है, इसका अब हम देखेंगे उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड का उपयोग प्रायः जैव प्रौद्योगिकी में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, जैव प्रौद्योगिकी में जीन क्लोनिंग में वाहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, वाहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में क्या है? जीन को क्लोनिंग करने में, अर्थात जीन का फोटोकॉपी, कई प्रतिलिपियां तैयार करने में इसका वाहक के रूप में क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं इसी का एक और क्वेश्चन लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपका है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, समझाइए। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसे समझाइए। तो फिंगर मीन्स होता है अंगुली, प्रिंट मीन्स होता है छाप, अर्थात अंगुली छाप। डीएनए अंगुली छाप किसे कहते हैं? ठीक है, तो अंगुली छाप का मतलब
क्या होता है, गाँव में बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं लोग ना, उंगली छाप का मतलब अंगूठा टेक का मतलब पढ़ा लिखा नहीं। यहाँ पर ये सब नहीं होता, ठीक है। आपको बता दें कि डीएनए पहले समझिए क्या है, ठीक है। ये बहुत विस्तृत प्रणाली है, एक बहुत विस्तृत, लेटेस्ट और आधुनिक और ज़बरदस्त एक प्रकार की क्या है, तकनीक ही है, ठीक है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, हत्या, बलात्कार, पैतृत्व, मातृत्व निर्धारण में किया जाता है। लेकिन कैसे करते हैं इस पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं डीएनए क्या होता है, ठीक है। पहले ये जानते हैं डीएनए क्या है। तो दोस्तों डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका पूरा नाम जो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं डीएनए का जो पूरा नाम है, हम लिखते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका पूरा नाम होगा, ठीक है। और ये क्या है, यह कोशिका में पाए जाने वाला एक प्रकार का ऐसा कोशिकांग है, ऐसा पदार्थ है जो आपके एक पीढ़ी के अर्थात माँ बाप के रंग रूप आकार लंबाई बनावट के लक्षणों को क्या करता है, होने वाली संतान में ले जाने का काम करता है। अर्थात डीएनए वह पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है कि नहीं। और साथ में अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर तो ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आनुवांशिक मतलब कि ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाए, अर्थात संतानों के लक्षण को क्या करे, माँ बाप के लक्षणों का क्या हो, संतानों में ले जाने का काम करे, उसी को क्या कहते हैं हम, बोलो, आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ये आपका गाइस क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब इसी क्रम में अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या है, तो पहले एक चीज़ आप ये जान लो, क्या दुनिया में जितने भी रंग रूप आकार लोग हैं, आकार बनावट संरचना के, सबका फेस, सबकी लंबाई, सबकी बनावट क्या दुनिया में किसी से मिलती है? आप बताएंगे, क्या दुनिया में किसी से मिलती है? नहीं मिलता है। दुनिया का हर प्राणी क्या है, अपने आप में यूनिक है, एक दूसरे से अलग है, उसका कोई भी प्रकार का कैरेक्टर, लक्षण, संरचना क्या है, किसी भी व्यक्ति से दुनिया में मिलता नहीं। अरबों खरबों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन कोई किसी से मैच नहीं करता है। कारण क्या है कि हर दुनिया में हर व्यक्ति का जो डीएनए है ना, उस डीएनए की जो बनावट, भौतिक रचना, संरचना या डीएनए का जो प्रतिरूप है, वो कभी दुनिया में किसी व्यक्ति में समान नहीं है। डीएनए आपकी भी कोशिका में है, हमारी भी कोशिका में है। डीएनए जो है आपके पूरे परिवार में देखिए तो सभी एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से बहुत या थोड़ा बहुत क्या है, भिन्न जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि परिवार में भी जब डीएनए थोड़ा बहुत भिन्न हो जाता है तो अन्य लोगों से मिलने की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। तो यही वजह है कि संसार में सबका डीएनए क्या होता है, अलग होता है। इसलिए संसार में हर व्यक्ति का रंग रूप आकार भी क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है ना, तो सबसे पहले कि यह एक नवीनतम, ठीक है, नवीनतम वह तकनीकी है जिसकी सहायता से, ठीक है, जिसकी सहायता से मानव में पाए जाने वाले, मानव को बेहतर जीव कर दीजिए ज़्यादा ठीक है, ठीक है, जीवों में पाए जाने वाले, ठीक है, जीवों में पाए जाने वाले जो क्या है, डीएनए हैं, जीवों में पाए जाने वाले क्या, डीएनए, अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम, जीवों में पाए जाने वाले अलग अलग व्यक्तियों के, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या होता है,
निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस तकनीकी को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अर्थात अंगुली छाप, डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अर्थात डीएनए अंगुली छाप कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो खोज किया था, ठीक, इसकी खोज सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी ने किया था। किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने किया था। याद रखिए, एक नंबर का पूछ सकता है, एलेक्स जेफरी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने किया था इसकी खोज। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? यह एक नवीनतम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से जीवों में पाए जाने वाले जो क्या है, अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, उसको हम तुलनात्मक रूप से स्टडी करते हैं और स्टडी करके क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऐसी तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अंगुली छाप कहते हैं। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने किया था। ठीक है, तो ये एक तरह से, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है जितना हम आपको बता रहे हैं। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, तो इसी मान लीजिए आपका डीएनए है, तो सबसे पहले एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, उसको यहाँ पे डाल देंगे तो ये कोशिका भित्ति गल जाएगी और डीएनए क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, डीएनए अलग हो गया। अब इसमें डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड खंड है, फिर से एक दूसरा एंजाइम जिसे डीएनए की आणविक कैंची कहते हैं, अर्थात अंतः निर्बंधन एंजाइम को डाल करके डीएनए के खंडों को क्या करते हैं? अलग अलग काटते हैं। और काटने के बाद इसको एक विशेष प्रकार के मशीन या उपकरण में क्या करते हैं? जेल की सहायता से रख देते हैं, जिससे कि इसके डीएनए के अलग अलग खंड क्या होते हैं? बन जाते हैं। और बनने के बाद फिर उसको आगे स्टडी करके क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालने का काम करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो नोट कर लिया होगा। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के अंतर्गत जो चरण होते हैं, जो स्टेप कौन कौन से फॉलो की जाते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर मान लीजिए किसी का करना है, तो सबसे पहले जो कोशिका है, कोशिका में पाए जाने में डीएनए जो है, इसको सबसे पहले कोशिका के बाहर करते हैं, तो उसे कहते हैं डीएनए को पृथक करना। फिर डीएनए को काटना, डीएनए में जो अलग अलग खंड, उनको विशेष एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं? कट कर देते हैं। फिर उसके बाद कट करने के बाद एक विशेष प्रकार के जेल की सहायता से इस डीएनए के खंडों को रख करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे कि डीएनए के अलग अलग खंड क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं? प्रोब का VNTRS के साथ बंधना। फिर क्या करते हैं कि इस जो अलग अलग खंड यहाँ पर डीएनए के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि अब एक विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर होता है, उसी को रख करके इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले डीएनए को क्या करते हैं? फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं, जिससे जो डीएनए खंड अलग हुए वो क्या होते हैं? अलग होकर के प्राप्त हो जाते हैं। और फिर उसी में क्या होता है कि ऐसे इस पेपर को अब एक विशेष प्रकार के केमिकल द्वारा टच कराते हैं, संपर्क कराते हैं, जिससे कि जो डीएनए खंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद फिर उसका हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के बाद एट लास्ट उसके खंडों का हम क्या करते हैं? प्रिंट लेते हैं। और प्रिंट लेने के बाद ही उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, या मान लीजिए किसी अपराधी, बलात्कार या पैतृक निर्धारण की घटना के अंतर्गत अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसी घटना से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो इस पूरी प्रक्रिया के तहत एट लास्ट क्या करते हैं? फाइनल निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी विधि है जिसका वर्तमान समय में क्या है? कानूनन वैध है। ये कानून ने भी क्या किया है? इसे वैध कर दिया है। लेकिन इसे तभी किया जा सकता है जब संबंधित व्यक्ति जिस पे शक है वो अपने डीएनए का नमूना दे। ठीक है, और डीएनए का नमूना कोई ऐसे नहीं ले सकता है। आपके शरीर के डीएनए का नमूना कोर्ट से आदेश होता है, तब जाके आपको डीएनए का सैंपल देना पड़ता है। और उसी सैंपल को लेकर सारी चरणों को इस्तेमाल करके डीएनए फिंगरप्रिंट बना करके अपराध को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप हो गया। अब कहाँ कहाँ इसे प्रयोग करते हैं, आइए ये भी देख लिया जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो उपयोग हम देख रहे हैं अब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग, ठीक है। तो इसको करते हैं हत्या में आरोप सिद्ध करने में, ठीक है। जैसे अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दिया कि आपने मर्डर किया है, आपने इस व्यक्ति की हत्या किया है, तो वास्तव में आप कितना भी कहेंगे हमने नहीं किया, नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ऐसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके ये पता लगा लिया जाता है कि आप ही हैं अपराधी या कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पर हत्या में आरोप सिद्ध करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। और अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो बलात्कार जैसी घटना में भी, बलात्कार घटना में दोष, ठीक है, सिद्ध करने में, दोष सिद्ध करने में, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन पर झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने हमारे साथ दुष्कर्म किया है, तो उसको सिद्ध करने में भी क्या किया जाता है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाँ यही व्यक्ति है अपराधी या कोई और है, ठीक है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, पैतृत्व निर्धारण में, कहाँ पर, पैतृत्व निर्धारण में, ठीक है, पैतृत्व निर्धारण में। तो पैतृत्व निर्धारण का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है, या मान लीजिए सपोज करिए आप कहीं घूमने गए तीर्थ स्थल या कहीं भी, और पता चला कि वहाँ पर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया। तो अभी उत्तराखंड वाले में आपने देखा था कि 2011-12 में समथिंग नियर अबाउट बाढ़ आई थी, बहुत सारे लोग मर गए, बह गए, सड़ गए, कुछ लोग पता नहीं चला, उनकी हड्डियाँ मिली। तो उनसे डीएनए को लेकर के क्या करते हैं, मैच कराते हैं। अगर आपका बच्चा होगा तो आपके डीएनए से उसका डीएनए कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे स्थिति में इस तरह से हम जान सकते हैं कि आपका ही नहीं, क्योंकि अगर वो आपका बच्चा नहीं है, आपका बेबी नहीं है, या आपके परिवार के सदस्य नहीं है, तो दुनिया में कभी किसी का डीएनए एक दूसरे से मैच ना होने के कारण वो आज से मैच नहीं करेगा। इससे सिद्ध हो जाएगा कि हाँ संभावित लाश, संभावित व्यक्ति आपके ही घर की है या किसी और की। तो वहाँ पर भी क्या होता है, इन सब का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है गाइस, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।